Good morning, friends. In this video, we will discuss the chapter 8 of science book, class ninth, motion. In this particular video, we will discuss about the motions. This is the very first chapter of your physics part in the science book of class ninth, and in the NCERT it is given in the chapter 8. Okay, so let us start. My name is Ayush Malik, and I'm going to discuss the very first chapter of physics part of science class ninth. And so let's get started. ओके, तो हम लोग इसको किस प्रकार से करेंगे? तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि हम एनसीईआरटी इस चैप्टर के हर एक लाइन के थ्रू जाएं, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. द फर्स्ट थिंग इज़ this chapter or this whole NCERT book is written in such a way that it builds your concepts. ओके, ये क्या करता है कि आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है. इसके जो हर एक लाइन है कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं कि यदि आप इसके लाइन बाय लाइन यदि जाएंगे, इसको खुद से भी पढ़ेंगे, तो ये इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ये आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह बिल्ड करेगा. ओके, एंड दैट विल स्टक इन योर माइंड फॉर एवर. ओके, तो हम कोशिश यही करेंगे कि इसके लाइन बाय लाइन जाएं और आपको इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी चैप्टर्स के, तो उसको आपको आपके सामने पूरी तरह क्लियर करें. ओके, सो लेट अस बिगिन. ओके, इन एवरीडेज लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट एंड अदर्स इन मोशन. तो हम लोग अपने आम तौर की जो ज़िंदगी है उसमें हम लोग कई सारे ऑब्जेक्ट्स को जो देखते हैं, वो कई ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में होती हैं और कई ऑब्जेक्ट्स मोशन में होती हैं. अब जैसे बर्ड्स फ्लाई, ओके, जो बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिशेस स्विम, ब्लड फ्लो थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स मूव. ये सारी जो चीज़ें कहीं ना कहीं ये मूव करती हैं. Atoms, molecules, planets, stars and galaxies, these all things are also in motion. तो ये सारी चीज़ भी कहीं ना कहीं मोशन में होती हैं. जैसे हम एटम्स की बात करें, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, या हमारे पूरे प्लानट अर्थ प्लानट की बात करें, सन, ओके, सन, स्टार, गैलेक्सी, ये सारे कहीं ना कहीं मूव कर रहे हैं. दिस ऑल आर इन मोशन. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन. मोशन का क्या अर्थ है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई कई बार हम मोशन को कुछ दूसरे तरीके से भी लेते हैं, कन्फ्यूज़न बना होता है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. ओके, so next, we often perceive an object to be in motion when when its position when its position changes with time. हम लोग ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो मोशन में है. उसको हम तभी मोशन में बोलते हैं जब वो समय के साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही होती है. मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि समय के साथ वो अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है, देन वी से कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. However, there are situations where the motion is inferred through indirect evidences. हालांकि कुछ सिचुएशंस होते हैं जहां हमें मोशन जो है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आता. तो हम लोग कुछ इन्फर्ड एविडेंसेस के थ्रू समझते हैं कि वो चीज़ मोशन में है या नहीं है. जैसे हवा की बात कर ले, तो हवा हमें दिखाई नहीं देता. तो जब दिखाई नहीं देता तो हम कैसे पता करते हैं कि वो मोशन में है या नहीं है? तो हम लोग धूल कणों को देखते हैं. जब हवा बह रही होती है तो धूल कण पूरे उड़ते हैं, पत्ते उड़ते हैं, जो पेड़ के ब्रांचेस होते हैं वो कहीं लहराते हैं. तो इस प्रकार से हम लोग इन्फर्ड कर लेते हैं कि कहीं वो एयर जो है वो मोशन में है ना. इसी प्रकार से जैसे डेली जो हमारे डेली सनराइजेज होते हैं, ओके, सनसेट या चेंजिंग ऑफ सीज़न हो गया, है ना. तो चेंजिंग ऑफ सीजन्स हो गए. तो ये सारे जो चीज़ फिनोमिना हैं, ये किस प्रकार से होते हैं. तो आप अपने लोअर ग्रेड्स में जानते होंगे कि ये सारे किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं. तो द फंडामेंटल आइडिया इज़ दैट कि अर्थ कहीं ना कहीं मूव करता है, और अर्थ के मूव करने के कारण ही, रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होते हैं, रिवॉल्यूशन के कारण सीजन्स चेंज होते हैं. तो इस तरीके की चीज़ें हैं. तो
हम लोग को, लेकिन जब हम लोग अर्थ पे, जो हम लोग जानते हैं हम लोग अर्थ पे हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से नहीं लगता कि अर्थ मूव कर रहा है। बिल्कुल हमें बिल्कुल स्टेशनरी दिखाई देता है, रुका हुआ दिखाई देता है। लेकिन हम लोग जब ये चीज़ देखते हैं कि दिन रात हो रही है, सीज़न चेंज हो रहे हैं, तो इससे हम लोग इन्फर्ड कर लेते हैं क्या, कि कहीं ना कहीं जो धरती भी है वो मूव कर रही है। तो द नेक्स्ट थिंग इज, an object may appear to be moving for one person and stationary for another person। तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो किसी पर्सन के लिए मूव करता दिखाई दे सकता है और किसी पर्सन के लिए मूव करता नहीं दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से देख रहे हैं, है ना, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ का है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो जैसे बस पे कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, तो पैसेंजर यदि अपने बाहर में देखे तो उसको जितने पेड़ पौधे या कोई भी कुछ भी चीज़ दिखाई देती होगी, तो वो उनको दिखाई देता होगा कि बस कहीं मूव नहीं कर रहा। उनको दिखाई देता होगा कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो पीछे की ओर मूव करे जा रही हैं, यानी जो प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे, वो पीछे की ओर मूव कर रहे हैं। और वहीं जो व्यक्ति जो बाहर रोड साइड पे खड़ा होगा, वो यदि उस बस को देखेगा तो वो बस उसको आगे की ओर मूव करती हुई दिखाई देगी। तो यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं दोनों व्यक्ति अपनी जगह सही हैं। उनके हिसाब से पेड़ पीछे की ओर मूव कर रही है जो पैसेंजर बस के अंदर है, और व्यक्ति जो रोड के बाहर में है उसके हिसाब से बस आगे की ओर जा रही है। तो दोनों कहीं ना कहीं अपने आप में सही हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से है, आप कहाँ से चीज़ों को देख रहे हैं। However, a passenger inside the bus see his fellow passenger to be at rest। हालांकि जो पैसेंजर बस के अंदर बैठा हुआ है उसके साथ में कोई भी पैसेंजर्स होंगे वो उनको रेस्ट में दिखाई देंगे। मतलब जितने भी पैसेंजर बस के अंदर है वो सारे एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में वो रेस्ट में है, लेकिन जो बाहर की चीज़ें हैं वो उनके लिए कहीं ना कहीं मूव कर रही हैं। तो ये सारी जो ऑब्जर्वेशंस है ये हमें क्या बताते हैं, क्या इंडिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी मोशंस आर सम मोशन, मोस्ट मोशंस आर वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जो मोशंस होती है, गति होती है, वो बहुत जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। अब डे टू डे लाइफ में कई सारे मोशंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। ओके, कई सारे ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, कुछ रोटेट करते हैं। जैसे अर्थ की बात करें तो अर्थ रोटेट करता है, वाइब्रेशन होती है। ओके, वाइब्रेशन, कई सारी चीज़ें वाइब्रेट करती हैं। तो देयर में बी सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो डे टू डे लाइफ में या कई सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं कि वो इन सारे इन सारे जो मोशंस है इनका कॉम्बिनेशन उनके साथ जुड़ा हुआ हो। तो कई सारे मोशंस एक ही ऑब्जेक्ट में एक ही साथ काम कर सकते हैं। जैसे अर्थ की ही बात करें तो अर्थ रोटेट भी कर रहा है और रोटेशन के साथ साथ रेवोल्यूशन भी कर रहा है। तो दोनों मोशन एट अ टाइम हो रही है। ओके, तो एट अ टाइम तो दोनों मोशंस को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, तो इन दिस चैप्टर वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग, इस चैप्टर के अंदर हम लोग सिर्फ वैसी मोशन की बात करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन में होगी। ओके, स्ट्रेट लाइन वाली जितनी मोशंस है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एंड वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशंस थ्रू सिंपल इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। तो इस तरीके के मोशंस को हम लोग सिंपल इक्वेशंस की मदद से और ग्राफ्स की मदद से इनको शो करके भी एक्सप्रेस करना सीखेंगे। कैसे इनको ग्राफ्स के फॉर्म में या इनको इक्वेशंस के फॉर्म में कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। एंड लेटर वी शैल डिस्कस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग सर्कुलर मोशन एज। तो लास्ट में थोड़ी सी हम लोग सर्कुलर मोशन पर भी चर्चा करेंगे। सर्कुलर मोशन हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो no, here it is given two simple activities for you to just get a clear picture of what we have understood till now. The first activity 8.1 says discuss whether the walls of your classroom are at rest or in motion। तो अपने क्लास के अंदर आपको अपने दोस्तों में ये डिस्कस करना है कि आपकी क्लास की जो दीवार है क्या वो रेस्ट में है या वो मोशन में है। तो आप किस प्रकार से बताएंगे कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। ठीक है, तो हम लोग मोशन में कोई ऑब्जेक्ट को तभी बोलते हैं जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करता है समय के साथ में। ओके,
और ये डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहाँ का है ना। एंड एक्टिविटी 8.2 सेज, हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव वेल इट इज़ एट रेस्ट। तो कई बार इस तरह का होता है कि जब हम लोग ट्रेन पर ट्रैवल करते हैं तो ट्रेन रुक जाती है, तभी हमें लगता है कि ट्रेन कहीं ना कहीं मूव कर रही है। तो ऐसा हमने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा यदि हम लोग ट्रेन पे ट्रैवल किए होंगे। तो ये सारे यदि आपके एक्सपीरियंस हैं तो आप एक दूसरे में डिस्कस करेंगे, करेक्ट। एंड ये फिर थिंक एंड एक्ट में इट्स गिवन वी समटाइम्स आर इंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। तो हमारे आसपास में जो ऑब्जेक्ट्स के मोशन है उसके कारण हमें कई खतरों का भी सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि कई मोशंस होती हैं ऑब्जेक्ट्स की जो कि अनकंट्रोल्ड होती हैं, उनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे कि फ्लड जो हो गया है ना, जब बाढ़ आ जाती है या सुनामी आ जाती है तो इसके कारण कई सारे लोग मारे जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऑन द अदर हैंड यदि कंट्रोल्ड मोशन है, यदि मोशन को हम लोग अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी लाभदायक भी हो सकती है। जैसे कि यदि हम उसी वाटर यदि फ्लड हो जा रही है तो हमारे लिए एक दिक्कत की बात है। यदि उसी पानी का हम इस्तेमाल करके हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग इन मोशंस के ऑब्जेक्ट्स के मोशंस को अच्छे से स्टडी करें और इनको किस किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसके बारे में सीखें। ओके, नाउ 8.1 डिस्क्राइबिंग मोशन। नाउ वी विल डू कि हम लोग मोशंस को डिस्क्राइब करेंगे कि मोशंस क्या होते हैं। वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट। तो कभी भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन या पोजीशन स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के बेस पर। ओके, किसी ऑब्जेक्ट का यदि हम लोग पोजीशन बताते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस पॉइंट के बेस पर होता है। अब जैसे कि इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल का इस्तेमाल कर लेते हैं। अज्यूम कीजिए कि आपकी जो स्कूल है, आपकी जो स्कूल है एक आपकी जो स्कूल है वो लेट्स से कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ में है, करेक्ट। लेट्स से कि एक स्कूल है, आपकी स्कूल किसी गांव की स्कूल है जो कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में है। सो इन दिस वी हैव डन, वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो इसमें हम लोग ने क्या किया कि स्कूल का जो पोजीशन है वो रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग ने इसको स्पेसिफाई किया, इसको बताया, है ना। कि जैसे स्कूल कहाँ पर है भाई, तो स्कूल रेलवे स्टेशन के 2 किलोमीटर नॉर्थ पे जाइए तो वहाँ आपको स्कूल मिल जाएगा। तो इस रेलवे स्टेशन की मदद से हम लोग ने स्कूल के पोजीशन को स्पेसिफाई किया। तो इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट। तो इस एग्जांपल के अंदर जो रेलवे स्टेशन है ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। एंड वी कुड हैव ऑल्सो चूजन द अदर रेफरेंस पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरे रेफरेंस पॉइंट को भी चूज़ कर सकते हैं हमारे अपने कन्वीनियंस के बेस पर। अब जैसे कि किसी को रेलवे स्टेशन नहीं पता तो वो किसी दुकान का नाम लेके बोल सकते हैं कि इस दुकान जो वहाँ की फेमस दुकान होगी उसके हिसाब से कि इस दुकान के सामने आप चले जाइए वहाँ पर स्कूल दिखाई देगा। ये तो इस तरीके से हम लोग कई सारे रेफरेंस पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताते हैं। तो ये हमारे कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। तो इसी प्रकार से किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को बताने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो उस रेफरेंस पॉइंट के ही बेस पे हम लोग बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर है। तो उन्हीं रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट वी कॉल ओरिजिन, ओरिजिन इज़ द रेफरेंस पॉइंट through which we decide the position of an object, correct? So now we have to see 8.1.1 motion along a straight line. So in the topic describing motion we are discussing what motion along a straight line. अब straight line में motion किस प्रकार से होगी उसके बारे में चर्चा करते हैं। The simplest type of motion is the motion along a straight line. तो सबसे जो सिंपल टाइप की मोशन जो हो सकती है वो कैसी मोशन हो सकती है,
वैसी मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रही हो। तो वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जाम्पल। तो हम लोग पहले इसको एक एग्जाम्पल की मदद से क्या करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब करना क्या है, द कंसिडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो आपको क्या कंसिडर करना है कि आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है और वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है लाइक दिस। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर में दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट्स कुछ यहाँ पर है और यहाँ से इस तरीके से ट्रैवल कर रही है। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इज जर्नी फ्रॉम पॉइंट ओ। तो ऑब्जेक्ट जो है अपना वो जर्नी वो पॉइंट ओ से स्टार्ट करती है एंड पॉइंट ओ से स्टार्ट करती है विच इज़ ट्रीटेड एज इट्स रेफरेंस पॉइंट। तो इस पॉइंट ओ को हम लोग इस बॉडी के जो मोशन हो रहा है इसका रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, दैट इज रेफरेंस पॉइंट। तो ऑब्जेक्ट्स लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाँ, let point A, B and C represent the position of the object at different instant। तो अब हमें पॉइंट A, B और C को रिप्रेजेंट करना है जो कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताएगा अलग अलग समय पे। ठीक है, अब अलग अलग समय पे किस प्रकार से, तो पहले क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या किया, द ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू C। पहले ऑब्जेक्ट जो है सी से होते हुए, इस सी से होते हुए एंड बी एंड रीचेज ए। तो सी और बी से होते हुए वो ए की ओर पहुंचा। एंड व्हेन इट मूव्स बैक, ओके, व्हेन इट मूव्स बैक along द सेम पाथ एंड रीचेज सी थ्रू बी। और फिर यहाँ से ये सी और बी से होते हुए ये पॉइंट ए पे पहुंचा और देन पॉइंट ए पे पहुंचने के बाद फिर ये यहाँ से वापस हुआ और बी से होते हुए ये पॉइंट सी पे पहुंचा। ठीक है, तो सबसे पहले इसने ये जीरो से शुरू की, ओ से शुरू किया और ये ए की ओर गया बी और सी से होते हुए, देन ये वापस हुआ और वापस होके पॉइंट सी पे पहुंचा। करेक्ट, देन सो नाउ नेक्स्ट वी सी। So the total distance, the total path length covered by an object is OA plus OC। That means कि ये वाला जो लेंथ हो गया यानी OA से लेकर OA से लेकर O से लेकर A तक का डिस्टेंस एंड प्लस A से लेकर दिस C तक का डिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा टोटल पाथ लेंथ। दैट मीन्स कि 60 किलोमीटर हो गया OA का लेंथ, 60 प्लस 35 किलोमीटर टोटल हो गया। दैट मीन्स कि टोटल पाथ लेंथ हो गया 95 किलोमीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया गया, दैट इज़ द डिस्टेंस। एंड टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो तो डिस्टेंस को हम लोग को स्पेसिफाई करने के लिए कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इसके लिए जस्ट हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की ज़रूरत होती है। वी डू नॉट नीड द डायरेक्शन ऑफ द मोशन की जो बॉडी है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, वी डू नॉट नीड दैट। वी जस्ट नीड द न्यूमेरिकल वैल्यू कि कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, जस्ट नंबर्स। ओके, इन द डिस्टेंस वी जस्ट नीड द नंबर्स दैट वी कॉल इट मैग्नीट्यूड। ओके, there are certain quantities which are described by specifying only their numerical values, as we know. These are then there are certain quantities which are described by specifying only their numerical values। तो कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज़ होती हैं, कई सारी ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डिस्क्राइब करने, जिनके बारे में बताने के लिए सिर्फ हमें न्यूमेरिकल वैल्यू की ही ज़रूरत होती है, किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ इट्स मैग्नीट्यूड। तो किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं। व्हाट वी कॉल मैग्नीट्यूड। करेक्ट, तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हो सकती है। लेट्स से कि यहाँ पर डिस्टेंस की बात है तो डिस्टेंस की जगह टाइम भी हो सकता है, और टाइम की अपनी टाइम इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल क्वांटिटी।
डिस्प्लेसमेंट, दिस आर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़। तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज़ द मैग्नीट्यूड। Okay, from this example, can you find out the distance of the final position C of the object from the initial position O? तो इस इस जो एग्जांपल के अंदर हम लोग ने जो बात करी, क्या हम इसके फाइनल पोजीशन, यानी इसका फाइनल पोजीशन हो गया, इसका फाइनल पोजीशन हो गया क्या, ये लास्ट में आ गया सी के पास, दैट मीन्स कि इसका फाइनल पोजीशन हो गया सी, और इसने स्टार्टिंग किया था ओ से, यानी इसका इनिशियल पोजीशन हो गया ओ। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक के बीच का डिस्टेंस क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम दिस एग्जांपल, ओके, सो दिस डिफरेंस will give you the numerical value of the displacement object from O to C through A। तो ये जो फिर हम लोग इसका डिफरेंस करके जब हम लोग इसके डिस्टेंस को निकालेंगे कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक का बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। सो देयर इज़ अ टर्म डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये हमें देगा। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट के इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट वी नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। और देयर इज़ अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस सेज की टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर किया दैट वी कॉल एज द डिस्टेंस, है ना, जितना पाथ का जो डिस्टेंस होगा। एंड व्हेन वी से डिस्प्लेसमेंट इट ओनली टॉक्स अबाउट द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट, की शुरुआत कहाँ से हुई और अंत कहाँ हुआ, और उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पॉइंट है दैट वी कॉल इट डिस्प्लेसमेंट। तो कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट? तो कंसिडर द एग्जांपल गिवन इन द 8.1। तो इस एग्जांपल से देखिए, फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर। तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है? 60 किलोमीटर। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो 60 किलोमीटर। तो यदि हम ओ से ए तक का डिस्टेंस पूछें तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 60 किलोमीटर। और इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? वो भी 60 किलोमीटर। बट ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू ए, ओ टू ए एंड बैक टू बी, तो फिर ओ से ए से फिर बैक टू बी, फिर बी पे आने पर द डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? यदि जब वो ऑब्जेक्ट जो है ओ से ए तक गया, फिर ए से फिर वापस से ये बी पर आ गया, तो इसमें टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 60 + 35, दैट इज़ 85 किलोमीटर, करेक्ट। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इसका जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो हो जाएगा आपका कितना? इनिशियल माइनस फाइनल, दैट मीन्स कि 0 to 35 यानी 35 किलोमीटर, करेक्ट। thus the magnitude of displacement 35 किलोमीटर is not equal to the path length 85 किलोमीटर। तो जो पाथ लेंथ था जो कि 85 किलोमीटर हो गया इस कंडीशन के अंदर में, तो वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल नहीं है। फर्दर वी विल also notice that the magnitude of the displacement for a course of motion may be ज़ीरो। तो ये भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एक समय पे आकर ज़ीरो भी हो सकता है, मे बी, बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट ज़ीरो। लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता यदि उसने किसी प्रकार का मोशन किया है। ओके, इफ़ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट टू ट्रैवल बैक टू ओ, द फाइनल पोजिशन कोइंसाइडेड विद द इनिशियल पोजिशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो। यदि ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से वो ए की ओर गया था, ए से फिर बी की ओर आया, तो इसका हम लोग ने बोला कि डिस्टेंस हो गया 85 किलोमीटर और इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 35 किलोमीटर। यदि ये बी से फिर वापस ए ओ की ओर आ जाता है तो इसका फाइनल पॉइंट भी ये, इनिशियल पॉइंट भी ये, तो ये कोइंसाइड कर जाएगा एंड इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? दैट वी विल से कि ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो गया। हाउ एवर द डिस्टेंस कवर इन दिस जर्नी इज़ ओ ए प्लस ओ ए। लेकिन हालांकि इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे
तो डिस्टेंस इसका हो जाएगा 60 + 60 यानी 120 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 किलोमीटर। तो इससे उनके टर्मिनोलॉजी के जो बीच का जो डिफरेंस है ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिस्टेंस जो है वो पाथ ट्रैवल के बारे में बात करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने पाथ ट्रैवल करे, और वहीं पर जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो उसके मैग्नीट्यूड की बात करता है। ओके, so next we see thus two different physical quantities, that is distance and the displacement, are used to describe the overall motion of an object. तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ओवरऑल मोशन को बताने के लिए हम लोग दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग ने देखा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। तो एक उसके ओवरऑल मोशन को बताता है और दूसरा उसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें बताता है। देन इट इज़ गिवन एक्टिविटी 1.3 8.3, it is a simple activity. What you have to do is टेक अ मीटर स्केल एंड अ लॉन्ग रोप। तो आपको एक मीटर स्केल लेना है और एक लंबा रस्सी लेना है, और आप क्या करेंगे कि बास्केटबॉल जो कोर्ट होता है उसके एक कॉर्नर पे खड़े रहेंगे। ओके, तो आपको उस कॉर्नर से लेकर उसके जो अपोजिट कॉर्नर है वहाँ तक आपको वॉक करके जाना है। और वॉक किस प्रकार से करेंगे, तो आप वॉक साइड से करेंगे, मतलब उसके साइड से होते हुए आप वॉक करेंगे। तो आपको क्या करना है, देन आपको फाइंड करना है क्या कि उस कॉर्नर से लेकर जहाँ से आपने शुरू किया था और लास्ट का कॉर्नर जो है उसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा एंड उसके डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ध्यान रखेंगे पाथ ट्रैवल दैट इज़ डिस्टेंस एंड 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 डिस्प्लेसमेंट यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है दैट इज़ देयर। एंड द नेक्स्ट एक्टिविटी that is 8.4, it is says कि automobiles are fitted with a device that shows the distance traveled। तो आपने गाड़ियों में देखा होगा कि एक डिवाइस लगा होता है जो कि डिस्टेंस के बारे में बताता है कि वो गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करी। तो उस डिस्टेंस को हम लोग ऑडोमीटर के नाम से जानते हैं, वी कॉल इट ऑडोमीटर। तो ए कार इज़ ड्रिवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली। तो एक कार है जो भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली की ओर जाती है, and the difference between the final reading and the initial reading of the odometer is 1850 किलोमीटर। तो जब गाड़ी शुरू हुई तो उस समय उसका जो रीडिंग था और जब फाइनल पोजीशन पे पहुंची उसका जो रीडिंग था उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1850 किलोमीटर है। दैट मीन्स कि जो पाथ ट्रैवल करी गई यानी जो डिस्टेंस होगा उनके बीच का वो होगा 1850 किलोमीटर। देन आपको करना क्या है कि फाइंड करना है आपको मैग्नीट्यूड of the displacement between भुवनेश्वर एंड द न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। तो इंडिया के रोड मैप का इस्तेमाल करके आपको भुवनेश्वर और न्यू दिल्ली के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखेंगे और उसके जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसका लेंथ मेज़र करके जस्ट आप उसको बता सकते हैं, बताएंगे। नेक्स्ट वी हैव टू सी द यूनिफॉर्म मोशन एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, so what are the uniform motions and what are non-uniform motion, we will see this। तो consider an object moving along a straight line। तो एक ऑब्जेक्ट आपको कंसिडर करना है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। लेट इट ट्रैवल इन 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो पहले सेकेंड में 5 मीटर ट्रैवल करता है एंड देन 5 मीटर मोर इन द सेकेंड, और दूसरे सेकेंड फिर 5 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 5 मीटर ट्रैवल करता है एंड 5 मीटर इन द थर्ड, तीसरे सेकंड भी 5 मीटर ट्रैवल करता है एंड 5 मीटर इन द फोर्थ सेकंड, और चौथे सेकंड भी 5 मीटर। तो इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर 5 मीटर इन ईच सेकंड। तो इस केस में क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो तो चौथे सेकंड भी उसने 5 मीटर ट्रैवल किया। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इन दिस केस द ऑब्जेक्ट कवर्स 5 मीटर इन ईच सेकंड। तो हर एक सेकंड में उसने 5 मीटर ट्रैवल किया है। As the object cover equal distances in equal interval of time, it is said to be in uniform motion। हालांकि जो हम लोग ने ऑब्जेक्ट्स देखा वो हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में
उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किए, यानी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, हम लोग ऐसे टाइप के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। करेक्ट। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? वैसे मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं, दे दैट विल कॉल यूनिफॉर्म मोशन। एंड द टाइम ट्रैवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। तो टाइम ट्रैवल जो होना चाहिए इस मोशन में वो छोटा होना चाहिए बिल्कुल। एंड इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कई सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जो मोशन करते हैं जिसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करते हैं। मतलब पहले सेकंड वो लेट्स से कि 5 मीटर वो ट्रैवल की, दूसरे में 10 मीटर ट्रैवल कर लेंगे, तीसरे में कुछ और कर लेंगे। तो इस तरीके से उनका इक्वल जो डिस्टेंस होता है वो नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल अ कार इज़ मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज़ जॉगिंग इन अ पार्क। तो इन सारे कंडीशन में क्या होता है कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो ये जो टाइप के मोशन हो गए इन्हें हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन सिंपल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हुए दे आर कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल हुए दे आर कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। सो ये जो एक्टिविटी दिया हुआ है 8.5, इसके अंदर यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के अंदर एक ऑब्जेक्ट है ए जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में। और दूसरे एक और ऑब्जेक्ट है बी जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है मिनट में। तो 9:30 AM पे एक ऑब्जेक्ट ए जो है वो 10 मीटर ट्रैवल करता है और बी जो है 12 मीटर ट्रैवल करता है। 9:45 AM में वो 20 मीटर हो गया और 90 जो बी है वो 19 हो गया। तो इसको यदि ध्यान से देखेंगे इस टेबल को तो देखेंगे कि हर 15-15 मिनट में जो ऑब्जेक्ट ए है वो 10-10 मीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ए जो है ये यूनिफॉर्म मोशन में है और वहीं जो ऑब्जेक्ट बी है वो नॉन यूनिफॉर्म में है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू सी 8.2 मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। तो मोशन की जो रेट को किस प्रकार से हम लोग मेज़र करते हैं इसको हम लोग को देखना है।